चलिए अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। मैं वो हर क्वेश्चन बताऊंगा जिसके आने के चांस 22 में बहुत हैं। ये सारे रिसेंट ईयर्स क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से कीजिएगा, जो कुछ आएगा यही आएगा या इसके जैसा आएगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस थोड़े से टफ हैं, बहुत ध्यान से कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, दो आइसोलेटेड स्फीयर्स है, एक का रेडियस है 2/3r, एक का रेडियस है 1/3r, यानी सीधे कहूं तो 2r/3 और r/3। दोनों पे कितना चार्ज है? एक पे है 12 माइक्रोकूलम का चार्ज, एक पे है -3 माइक्रोकूलम का चार्ज। इन्हें हमने कनेक्ट कर दिया, इन्हें हमने जोड़ दिया, पहला स्फीयर बड़ा है, इसका रेडियस है 2r/3, दूसरा स्फीयर छोटा है, इसका रेडियस है r/3। इन्हें हमने जोड़ दिया किसी कंडक्टिंग वायर से, तो हमें इनका फाइनल चार्ज बताना है। शुरू में कितना चार्ज है इसका? 12 माइक्रोकूलम इसका है और -3 माइक्रोकूलम इसका है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से कीजिएगा। -12 माइक्रोकूलम चार्ज है फर्स्ट वाले स्फीयर का, सॉरी पॉजिटिव में 12 माइक्रोकूलम, और -3 माइक्रोकूलम चार्ज है इसका बेटा बोलेंगे छोटे वाले स्फीयर का। तो एक छोटी सी चीज आपको याद होना चाहिए, चार्ज जो है वो साइज के हिसाब से बढ़ता है। यानी जो बड़ा स्फीयर है आखिरी में उसके पास ज़्यादा चार्ज बचेगा, और जो छोटा स्फीयर है आखिरी के पास उसमें कम चार्ज बचेगा। तो इस पे चार्ज मान लो 2x/3, इसका फाइनल चार्ज कितना मान लो? इसका रेडियस है 2r/3, तो इसका फाइनल चार्ज मान लो 2x/3। चार्ज मैंने बार बार कहा है रेडियस के हिसाब से बढ़ता है। इसका रेडियस है r/3, तो इसका चार्ज मान लो x/3। इसका रेडियस है r/3, तो इसका चार्ज मान लो x/3। और टोटल चार्ज हमारे पास कितना है? दोनों को जोड़ दो, 12 - 3 यानी 9 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज यानी क्या? Q1 + Q2। तो Q1 + Q2 इज इक्वल टू 9। अब Q1 Q2 की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है, 2x/3 और x/3। तो 2x/3, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस x/3 इज इक्वल टू 9। तो 3x/3 इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू आ गई 9, x की वैल्यू आ गई 9। अब हमें तो चार्ज निकालना है, तो यहाँ x की वैल्यू डाल दो। पहले पे चार्ज आएगा 2x/3, x की वैल्यू डालो। दूसरे पे चार्ज है x/3, x की वैल्यू डालो। तो Q1 कितना है? 2x/3, तो 2 × 9/3, 3 से 9 को काट दो तो 6 माइक्रोकूलम दिख रहा है। Q2 कितना है? x/3, तो 9/3, तो 3 माइक्रोकूलम। ये आ गया आंसर। एक पे चार्ज है 6 माइक्रोकूलम का और एक पे चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का। एक पे चार्ज है 6 माइक्रोकूलम का और एक पे चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का। तो आंसर देखिए कौन सा दिया है? डी, 6 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम। बहुत ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस साल आ सकते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। एक स्फीयर है, उसका रेडियस है 2r/3, दूसरे का है r/3। इनको हमने कंडक्टिंग वायर से जोड़ा और हमें इनका फाइनल चार्ज निकालना है। तो आपको एक मोटी सी चीज़ याद होना चाहिए, जो चार्ज है वो साइज के हिसाब से बढ़ता है। इसका क्या है? रेडियस अगर 2r/3, तो इस पे चार्ज जितना ले लो 2x/3। इसका रेडियस कितना? r/3, तो इस पे चार्ज ले लो x/3। क्लियर है? टोटल चार्ज कितना है? 12 - 3 यानी 9। तो Q1 + Q2 को जोड़ के 9 के इक्वल कर दो, इससे x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ और यहाँ रख दो तो चार्ज आ जाएगा। इस क्वेश्चन में एक मोटी बात आपने क्या याद रखी कि चार्ज डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ साइज ऑफ कंडक्टर्स। याद रखो, दो चीजों को जोड़ते हैं अगर, तो चार्ज डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ साइज ऑफ कंडक्टर्स, साइज के हिसाब से बढ़ते हैं, या रेडियस ऑफ कंडक्टर्स। साइज यानी रेडियस।
याद रखिए, चार्ज किस रेशो के हिसाब से बढ़ते हैं? चार्ज साइज के हिसाब से बढ़ते हैं। चार्ज किस रेशो के हिसाब से बढ़ते हैं? चार्ज साइज के हिसाब से बढ़ते हैं। बिल्कुल स्लो कराऊंगा, जो कुछ आएगा पोटेंशियल में इसी में से आएगा, ध्यान रखिए। अगला, एक हॉलो मेटेलिक स्फीयर बनाना है, रेडियाई रखना है r और 4r, जिसपे चार्ज है q1 और q2। गिवन दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कंसेंट्रिक स्फीयर्स आर इक्वल। कंसेंट्रिक बनाना है बेटा, इन्हें दो स्फीयर्स बना दो, एक r रेडियस का और एक 4r रेडियस का। तो नेचुरली r रेडियस वाले को अंदर बनाओगे और 4r रेडियस वाले को बाहर बनाओगे। इन पे चार्ज कितना है? q1 और q2। इन पे चार्ज कितना है? छोटे स्फीयर पे q1, बड़े स्फीयर पे q2। अब मुझे बताओ VR, VR यानी यहाँ एक पॉइंट लेना है P, यहाँ मुझे पोटेंशियल बताओ कितना होगा? VR कितना होगा? VR होगा बेटा एक खुद के कारण और एक बाहर वाले गोले के कारण। तो बाहर वाले गोले के कारण इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा? जितना इसकी सरफेस पर है। तो VR हो जाएगा, दिख रहा हो तो KQ1/R, बिल्कुल धीरे धीरे करूंगा, प्लस KQ2/4R। 4R क्यों? जितना इस बाहर के गोले के सरफेस पर होगा उतना ही अंदर किसी पॉइंट पर होगा। तो ये आ गया बेटा VR, KQ1/R प्लस KQ2/4R, दिख रहा है? V1 आ गया KQ1/R प्लस KQ2/4R। अब मुझे बताओ V4R, यानी यहाँ अगर मैं कोई पॉइंट ले लूँ तो यहाँ कितना पोटेंशियल होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंसेंट्रिक स्फीयर्स के, अक्सर एग्जाम में देखते हैं, बहुत ध्यान से कीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चंस रिसेंट ईयर्स के हैं, लेटेस्ट क्वेश्चंस है। V4R कितना होगा? एक खुद के कारण कितना हो गया? KQ2/4R, और एक ये अंदर वाले स्फीयर के कारण, तो अंदर वाले स्फीयर के सेंटर से कितने दूर है? 4R, तो प्लस KQ1/4R। इसमें दोनों 4R आएंगे, एक खुद के कारण, एक बाहर अंदर वाले स्फीयर के कारण। अब मुझे निकालना क्या है? VR माइनस V4R, बिल्कुल आसान, दोनों को घटा दो। मुझे क्या निकालना है? VR माइनस V4R। मुझे क्या निकालना है बेटा? बोलेंगे VR माइनस V4R। तो VR कितना है? KQ1/R प्लस KQ2/4R, KQ1/R प्लस KQ2/4R, और V4R कितना है? पहले उसे लिख देता हूं, KQ1/4R प्लस KQ2/4R। ये 4 नहीं बेटा, K आएगा। ये कितना है? KQ1, फिर 4 लिख रहा हूं, KQ1/4R प्लस KQ2/4R। बहुत ध्यान से, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो KQ2/4R से KQ2/4R कैंसिल हो जाएगा, K कॉमन ले लो, Q1 भी कॉमन ले लो, R भी कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/4। तो 1 माइनस 1/4 बचेगा KQ1/R कॉमन लेने पर। K की वैल्यू डाल दो 1/4/ε0 Q1/R, और ये हो गया 3/4। K की जगह K की वैल्यू डाल दी मैंने 1/4/ε0, Q/R तो है ही, और 1 माइनस 1/4 कितना हो गया बेटा? बोलेंगे 3/4। कितना हो गया ये? 3Q1/16πε0R। कौन सा R? बस R ही है। 3Q1/16πε0R। 3Q1 देखिए कोई आंसर है कि नहीं, अपॉन 16πε0R। 3Q1/16πε0R यानी A। 3Q1/16πε0R यानी कि आंसर क्या आ गया बेटा? बोलेंगे A। बहुत ध्यान से, कुल मिला के सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कंसेंट्रिक स्फीयर्स। कंसेंट्रिक स्फीयर्स के ध्यान रखिएगा कि इसका ग्राफ क्या है। कंसेंट्रिक स्फीयर्स
ये क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे, कुछ चार्ज पार्टिकल्स दे देंगे, उनके बातें करेंगे, उनके रेशो निकालने को आते हैं। हाइड्रोजन आयन और सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम को हमें कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है? हाइड्रोजन आयन को और सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। तो हाइड्रोजन आयन का अगर मैं चार्ज लूँगा Q, तो हीलियम का कितना लेते हैं याद करो 2Q, लेकिन ये सिंगली आयोनाइज्ड है, मतलब मान लो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, इसका चार्ज भी हमें Q ही लेना है। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बचेगा। हाइड्रोजन आयन का Q ले रहे हो तो सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम का भी Q लोगे। अच्छा, मास की बात करें, इसका मास अगर मैं m लूँगा तो हीलियम का कितना होता है प्रोटॉन की तुलना में 4 गुना, इसका मैं कितना लूँगा 4m। हाइड्रोजन आयन का मास अगर मैं m लूँगा तो हीलियम एटम का मास कितना लूँगा 4m। सिंगली आयोनाइज में चार्ज सेम हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिया होता, हीलियम एटम दिया होता तो इसका चार्ज लेते Q, तो इसका लेते 2Q, है ना, इसमें 1 प्रोटॉन तो उसमें 2 प्रोटॉन। तो अगर कुछ नहीं दिया होता, ये एक वर्ड जोड़ दिया, इससे हो गया बेटा सिंगली आयोनाइज्ड, यानी इसका चार्ज भी Q लेना है, हाइड्रोजन का भी Q लेना है। मास में क्या होगा बेटा, एक का मास अगर m लेना है तो एक का मास कितना लेना है 4m। अच्छा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से इन्हें एक्सेलरेट किया तो इनकी स्पीड का रेशो बताना है। किसका पहले लेना है? हाइड्रोजन, फिर लेना है हीलियम। तो होता क्या है, देखो यहाँ से पढ़िए, पोटेंशियल डिफरेंस की बात है तो V इक्वल टू फॉर्मूला लगाओ W/Q, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस की बात है तो V इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाओ बेटा, बोलेंगे W/Q। तो W इक्वल टू क्या हो जाता है QV, V बड़ा बनाइएगा पोटेंशियल का। अच्छा, वर्क की जगह क्या लिख सकते हैं, हाफ mv²। अब ये V छोटा रहेगा, वेलोसिटी का रहेगा, बराबर QV। तो हमें वेलोसिटी रेशो ही निकालना है। कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया, पोटेंशियल डिफरेंस की बात है तो पोटेंशियल डिफरेंस से चालू करो। V इक्वल टू क्या होता है W/Q, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा QV, तो हाफ mv² इक्वल टू क्या हो जाएगा QV। अब बात करिए पहले हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाफ की जगह हाफ, m की जगह m, वेलोसिटी की जगह मान लो VH² बराबर चार्ज की जगह चार्ज, पोटेंशियल की जगह पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सेलरेट करना है। अब बात करो हीलियम की, सिंगली आयोनाइज्ड है, हाफ की जगह हाफ, मास की जगह 4m, वेलोसिटी की जगह VHE का स्क्वायर, V हीलियम का स्क्वायर, चार्ज की जगह चार्ज, चार्ज तो दोनों का सेम लेना है, पोटेंशियल की जगह पोटेंशियल, पोटेंशियल भी दोनों का सेम लेना है। अब इसे सॉल्व करो VH/VHE के लिए। हमें स्पीड रेशो निकालना है हाइड्रोजन अपॉन हीलियम। हमें स्पीड रेशो निकालना है किसका बेटा, बोलेंगे हाइड्रोजन अपॉन हीलियम का। हमें स्पीड रेशो निकालना है किसका बेटा, बोलेंगे हाइड्रोजन अपॉन हीलियम का। चलिए डिवाइड कर दीजिए या इक्वल कर दीजिए, जो आपको करना हो। डिवाइड कर दिया मैंने, मान लो QV से QV कैंसिल, मास से मास कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, क्या बचा 1/4 इंटू VH² अपॉन VHE का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिख रहा हो तो 1/4 VH² अपॉन VHE का स्क्वायर बराबर 1। तो VH² अपॉन VHE का स्क्वायर क्या आ गया 4। ये जो 1/4 था ये मैं ऊपर ले गया, तो VH² अपॉन VHE का स्क्वायर क्या आ गया 4। तो VH अपॉन VHE क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ हीलियम क्या आ गया 2, यानी रेशो हो गया 2:1, यानी रेशो हो गया, क्या हो गया बेटा 2:1। देखिए क्या आंसर दिया है 2:1, यानी C। बहुत ध्यान से देखिए तो कुछ इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। हर तरह के क्वेश्चन का मैंने एक एक लिया है, हर आर्टिकल का मैंने एक एक क्वेश्चन लिया है। जो कुछ आएगा 100% इसी से आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ हीलियम हो गया 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर टू चार्ज मेटेलिक स्फीयर्स। कंसिडर टू चार्ज मेटेलिक स्फीयर्स S1 and S2 ऑफ रेडियाई R1 and R2। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो क्या दिया, E1 बाई E2 इज R1 बाई R2। तो पोटेंशियल का रेशो निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो क्या दिया, E1 बाई E2 बराबर R1 बाई R2। तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रेशो। चलिए करते हैं। पहले बात करो इलेक्ट्रिक फील्ड की। E1 का फॉर्मूला क्या होता है, KQ1 बाय R1 स्क्वायर, पता हो तो, है ना। पोटेंशियल में सिर्फ R आता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में R स्क्वायर आता है। इसी तरह E2 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोलेंगे KQ2 बाय R2 स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दो, तो E1 बाई E2 बराबर आ गया Q1 बाई Q2 इंटू R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। E1 बाई E2 बराबर क्या आ गया, Q1 बाई Q2 इंटू R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। E1 बाई E2 की जगह लिख दो R1 बाय R2, यहाँ लिख दो R1 बाय R2 बराबर Q1 बाय Q2 इंटू R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। तो इससे चार्ज रेशो निकाल लो, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, तो Q1 बाय Q2 बराबर क्या आ गया, R1 बाय R2 पूरे का क्यूब। Q1 बाय Q2 क्या आ गया, R1 बाय R2 पूरे का क्यूब। Q1 बाय Q2 क्या आ गया बेटा, दिख रहा हो तो, R1 बाय R2 पूरे का क्यूब। कैसे आ गया देखो, E1 बराबर क्या है, KQ1 बाय R1 स्क्वायर, E2 बराबर क्या है, KQ2 बाय R2 स्क्वायर, डिवाइड कर दिया मैंने। तो E1 बाई E2 क्या आ गया, Q1 बाई Q2 इंटू R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। अब E1 बाई E2 हमें दिया हुआ है R1 बाय R2 के इक्वल, तो यहाँ मैंने लिख दिया R1 बाय R2 और चार्ज रेशो निकाल लिया। चार्ज रेशो कितना आ गया, R1 बाय R2 का क्यूब। जो कर सकते हैं बेटा वो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करा करो। अब मुझे निकालना है पोटेंशियल का रेशो। तो V1 क्या होगा, KQ1 बाय R1 और V2 क्या होगा, KQ2 बाय R2। V1 क्या होगा, KQ1 बाय R1 और V2 क्या होगा, KQ2 बाय R2। डिवाइड कर दूं तो V1 बाय V2 बराबर Q1 बाय Q2 इंटू R2 बाय R1। V1 की वैल्यू क्या है, KQ1 बाय R1 और V2 की वैल्यू क्या है, KQ2 बाय R2। डिवाइड कर दूं तो V1 बाय V2 बराबर क्या आ गया, Q1 बाय Q2 इंटू R2 बाय R1। अब आप इस Q1 बाय Q2 की वैल्यू डाल दो, R1 बाय R2 का क्यूब। ये हो गया R1 क्यूब बाय R2 क्यूब इंटू R2 बाय R1। तो एक R1 से एक R1 कैंसिल, एक R2 से एक R2 कैंसिल। तो V1 बाय V2 का रेशो आ गया R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। V1 बाय V2 का रेशो आ गया बेटा R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। देखिए क्या कोई आंसर है, ये बेटा R1 बाय R2 का होल स्क्वायर। तो V1 बाय V2 के आगे R1 बाय R2 का होल स्क्वायर। पहले हमने किसकी बात की, पहले हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो क्या निकाल लिया, चार्ज रेशो। फिर हमने बात की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, चार्ज की जगह चार्ज की वैल्यू डाल दी, तो आंसर आ गया R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़िए। ये द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में कैसे पता चला, आई लिखा हुआ है AX प्लस बी, और E की यूनिट दी है, X की यूनिट दी है, A और B की वैल्यूज दी है। A दिया है 20 और B दिया है 10 और पोटेंशियल निकालना है दो जगह और फिर उनका डिफरेंस निकालना है। तो चलिए E बराबर क्या दिया है मुझे, AX प्लस बी, बिल्कुल स्लो कराऊंगा। I तो उसकी डायरेक्शन है, A और B की वैल्यू डाल दो, 20 और 10 तो 20x प्लस 10। A की वैल्यू 20 दी है मुझे, B की वैल्यू 10 दी है, तो
इक्वल टू हो गया 20x प्लस 10, ई की जगह लिख दो माइनस में dv बाई dx। पता है ना नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट को, ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं किसी फॉर्मूले को छोड़ूंगा नहीं। ई बराबर क्या होता है माइनस में dv बाई dx, ई बराबर क्या होता है माइनस में dv बाई dx, वो लिख दो बराबर 20x प्लस 10, dx को ऊपर ले आओ तो dv बराबर हो गया माइनस में 20x dx प्लस 10 dx, ये dx मैंने तो दोनों से इंटू कर दिया। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे पोटेंशियल मिलेगा, अब मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो मुझे पोटेंशियल मिलेगा, तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल x इक्वल टू 1 पे निकालो पहले, चलो पहले इंटीग्रेट तो करो, तो v आ जाएगा माइनस बाहर 20, x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस 10x, 20 बाहर x का एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 10x, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया 10x स्क्वायर और प्लस 10x, है ना 10x स्क्वायर प्लस 10x। चलिए अब हमें क्या करना है x इक्वल टू 1 पे पोटेंशियल निकालना है, अगली शीट पे कर देता हूँ। v का फॉर्मूला क्या आ गया माइनस 10x स्क्वायर प्लस 10x, v बराबर है माइनस कॉमन 10x स्क्वायर प्लस 10x। चलिए इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे दो बार, एक बार x की जगह 1 रखो, एक बार x की जगह -5 रखो। सबसे पहले x की जगह 1 रखो तो v1 आएगा, माइनस में 10 इंटू 1 आ जाएगा और प्लस 10 इंटू 1 आ जाएगा, तो ये आ गया -20, दिख रहा हो तो, है ना। ये मैंने क्या किया x की जगह 1 रखा, फिर मुझे रखना है x की जगह शायद -5, देख लेता हूँ, हाँ तो v2 आएगा, तो v2 बोलो कितना आएगा -10 बाहर 10, -5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 10 x की जगह -5, तो ये आ गया 250, दिख रहा हो तो, x की जगह -5 रखा ना, -50 और नेगेटिव बाहर है ही, तो ये आ गया माइनस में 200, ये कितना आ गया माइनस में 200, ये कितना आ गया माइनस में 200। ई को इंटीग्रेट करके मैंने v निकाला और मुझे x की दो वैल्यू दी हुई हैं, उसे मैंने रखा, एक बार मैंने 1 रखा तो -20, एक बार -5 रखा तो -200। एक स्टेप में करने की कोशिश मत करना, लिमिट लगा के, हो सकता है साइन का गड़बड़ आए। तो v1 माइनस v2 निकालना है मुझे, निकाल लो। v1 है -20 और ये है -200, हो जाएगा -20 प्लस 200, ये हो जाएगा 180, 180 क्या वोल्ट, 180 वोल्ट, 180 वोल्ट आंसर आ गया। बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये भी, सी v दिया है e निकालो या e दिया है v निकालो, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। e दिया हुआ था, a और b की मैंने वैल्यू डाली, e की जगह मैंने लिखा माइनस में dv बाई dx, इसको इंटीग्रेट किया तो v आया, एक बार x की जगह 1 रखा तो v1 आया, एक बार x की जगह -5 रखा तो v2 आया। अब मुझे क्वेश्चन में क्या करना है v1 माइनस v2, तो रिजल्ट आ गया 180, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अ पॉइंट डायपोल P इक्वल टू माइनस में P नॉट x is kept at the origin. The potential and electric field due to this dipole on y-axis at a distance of dr respectively. तो जो डायपोल है वो x एक्सिस पर रखा है यानी कुछ ऐसा, y एक्सिस पर यानी यहाँ पर हमें पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो डायपोल के इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है 0, तो या तो ए आंसर सही है या सी आंसर सही है, या तो ए आंसर सही है या सी आंसर सही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें आती हैं तो जरा फिगर बना के समझिए, फिगर देख के समझिए। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये ओरिजिन है और डायपोल कुछ यहीं रखा हुआ है।
डायपोल के सेंटर को यहाँ रख दो, ये कोई डायपोल रखा हुआ है यहाँ, एक्स एक्सिस के अलोंग ये डायपोल रखा हुआ है। बहुत ध्यान से देखिएगा, आंसर या ए है या सी है। अब सवाल उठता है पॉजिटिव में पी होगा कि नेगेटिव में पी होगा, वो ध्यान से समझिए। तो माइनस में पी नॉट एक्स का क्या मतलब है कि जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स की तरफ है। डायपोल मोमेंट की क्या डायरेक्शन होती है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। तो यहाँ बनाओ माइनस चार्ज, यहाँ बनाओ प्लस चार्ज, ये मैंने नोट्स में आपको लिखवाया है। तो P की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ। P की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, बोलेंगे माइनस से प्लस की तरफ। अब मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों निकालना है। तो पोटेंशियल तो होता है ज़ीरो, फील्ड निकालने के लिए मैं यहाँ पर रख दूंगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पोटेंशियल तो ज़ीरो होता है, पूरी कहानी नहीं लिख रहा, बस पॉजिटिव बना दे रहा हूँ। यहाँ मैं क्या रख दूंगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये आएगा E1, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये आएगा E2। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये आएगा E1, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये आएगा E2। पॉजिटिव वाले ने पॉजिटिव को दूर फेंका और नेगेटिव वाले ने पॉजिटिव को पास खींचा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, यानी पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में आएगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में आएगा। आप ध्यान से सुनना, मुझे बताओ ये पॉजिटिव, कुल मिला के ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, शायद आपने पहले याद भी की हो, वो अपोजिट टू पी होती है। अपोजिट टू पी होती है इक्वेटर के केस में। देख लो, पी मेरी तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रही है, तो अपोजिट टू पी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू पी। देख लीजिए कैसे, ना भी याद हो तो आप देख सकते हो। पॉजिटिव वाले ने पॉजिटिव को दूर फेंका, नेगेटिव वाले ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जबकि पी की डायरेक्शन मेरी तरफ है। कुल मिला के ये कि आपको याद भी होना चाहिए कि इक्वेटर के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पी के अपोजिट होती है। तो पी अगर नेगेटिव साइड है तो ई पॉजिटिव साइड आएगी, जैसा कि दिख रहा है। अब सवाल उठता है कि ये पॉजिटिव आएगा कि ये पॉजिटिव आएगा, वो देख लेते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पी की वैल्यू डाल दूँ माइनस पी नॉट एक्स, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, जबकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव एक्स की तरफ दिखाना है। तो P की वैल्यू क्या है, माइनस में पी नॉट एक्स। P की जगह अगर मैं लिख देता हूँ माइनस में पी नॉट एक्स, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ P की जगह अगर मैं लिखता हूँ माइनस में पी नॉट एक्स, तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ अगर मैं P की जगह लिख दूँ माइनस पी नॉट एक्स, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। आंसर आएगा ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। ये वही बच्चा कर पाएगा जिसके पूरे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। डायपोल के इक्वेटर पे तो पोटेंशियल जीरो होता है, तो दो आंसर्स तो आपके बहुत जल्दी छूट जाएंगे। फिर आपको कंफ्यूजन होगा ए पे लगाएं कि सी पे लगाएं, तो वो बड़े ध्यान से मैंने आपको डायग्राम बना के बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है पॉजिटिव एक्स की तरफ। तो आपको सोचना है यहाँ से आंसर पॉजिटिव आएगा कि यहाँ से। ये दिख तो पॉजिटिव रहा है लेकिन है नेगेटिव, क्यों, क्योंकि जब हम P की वैल्यू डालेंगे तो P नेगेटिव में है। और ये दिख तो नेगेटिव रहा है लेकिन है पॉजिटिव, एक नेगेटिव लगा हुआ है और P भी नेगेटिव में है, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। इसका आंसर आएगा ए, का आंसर आएगा ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन चार्ज रखे हुए हैं Q, Q और प्लस Q। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब एक साइड अगर आपको ए दे दी है तो दूसरी साइड देने की जरूरत नहीं है, दूसरी साइड भी ए होगी क्योंकि दिया हुआ है। तो जब ये ए तो ये हो जाएगी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए रूट 2। तो तीन चार्ज रखे हुए हैं Q प्लस Q, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ये दोनों तो इक्वल हो नहीं सकती हैं, इक्वल होंगी यही दोनों,
तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, तो a√2। फिर हमें कहा जा रहा है इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 0 है, इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 0 है, तो हम पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकाल के 0 कर देंगे। बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, तो जो भी रिजल्ट आना होगा वो आ जाएगा। U को 0 कर दो, एनर्जी को U से लिखते हैं, तो U को 0 कर दो, U को 0 कर दीजिए, तो क्या होगा, एनर्जी कैसे निकलती है, दो की निकलती है। पहले इन दो की निकालो, तो के कांस्टेंट Q इंटू क्यू बाय ए प्लस, ये मैंने इन दोनों की एनर्जी निकाली, के Q1 Q2 बाय आर होता है, के Q इंटू क्यू बाय ए। अब इन दोनों की निकालो, प्लस के इंटू क्यू बाय ए प्लस के। अब इन दोनों की निकालो, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाय a√2 इक्वल टू 0। के क्यू बाय ए प्लस के क्यू बाय ए प्लस के क्यू बाय a√2 इक्वल टू 0। तो के तो कॉमन ले लो, ए भी कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा Q इंटू क्यू, ये मैंने कॉमन ले लिया, के और ए, और एक चलो देख लेते हैं, और एक स्मॉल क्यू भी आ सकता है, देखो एक स्मॉल क्यू भी आ सकता है कॉमन, तो स्मॉल क्यू भी ले लो कॉमन। यहाँ क्या बचा, सिर्फ कैपिटल क्यू, यहाँ क्या बचा है स्मॉल क्यू, और यहाँ क्या बचा है कैपिटल क्यू बाय √2 इक्वल टू 0। एनर्जी का फॉर्मूला होप आपको याद होगा, के Q1 Q2 बाय आर होता है, यही बार बार लगा रहे हैं। हाँ, तो ये आ गया, इन दोनों में से Q कॉमन ले लो और इसको उधर ले जाओ, तो Q कॉमन लेने के बाद 1 + 1 बाय √2 बचेगा, Q कॉमन 1 + 1 बाय √2, और स्मॉल q को उधर ले गए तो -q, एलसीएम ले लो, √2 + 1 बाय √2 इक्वल टू -q। क्या निकालना, क्या है हमें निकालना है कैपिटल Q की वैल्यू, तो कैपिटल Q आगे दिख रहा हो तो -q√2 अपॉन √2 + 1, माइनस साइन सिर्फ नेचर बता रहा है, अगर पॉजिटिव में भी दिया हो तो चलेगा, माइनस साइन सिर्फ चार्ज का नेचर बता रहा है, तो -q√2 अपॉन क्या आ गया, √2 + 1, ये आ गया कैपिटल Q चार्ज की वैल्यू, -q√2 अपॉन √2 + 1, यानी क्या C। आंसर क्या आ गया बेटा, बोलेंगे C। आंसर क्या आ गया बेटा, बोलेंगे C, -q√2 अपॉन √2 + 1। ध्यान से देखो क्या हुआ, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या एनर्जी 0 है, दी हुई है, तो इन दो की एनर्जी प्लस इन दो की एनर्जी प्लस इन दो की एनर्जी इक्वल टू 0 कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, फॉर्मूला लगा ये वाला बार बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गिवन ग्राफ, ये ग्राफ दिया, ये किसका ग्राफ है याद करो, ये किसका ग्राफ है याद करो, चारों ग्राफ में बता देता हूँ। अपन ने याद करो शेल के ग्राफ बनाए, अपन ने याद कीजिए शेल के ग्राफ बनाए, तो शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा आता था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ कैसे आता था। यहाँ मैं ले रहा हूँ डिस्टेंस, यहाँ मैं ले रहा हूँ डिस्टेंस, यहाँ मैं ले रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ मैं ले रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद करो शेल के ग्राफ कैसे आते थे, याद कीजिए शेल के ग्राफ कैसे आते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी यूं, फिर कुछ ब्रेक, और फिर बाहर निकलने पे नॉन यूनिफॉर्मली कम होती थी, याद है, कुछ ऐसा आता था। और शेल का पोटेंशियल का ग्राफ कैसा आता था, सेंटर टू सरफेस पोटेंशियल सेम होता था, फिर बाहर निकलने पे पोटेंशियल नॉन यूनिफॉर्मली कम होता था, पोटेंशियल नॉन यूनिफॉर्मली कम होता था, पोटेंशियल नॉन यूनिफॉर्मली कम होता था। हाँ कर्व ही है, तो किसका ग्राफ है बेटा, ये शेल का ग्राफ है, पोटेंशियल वाला। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा होता था शेल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा होता था। स्फीयर अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा, यहाँ से यहाँ तक स्फीयर अच्छे से बना लेना, पोटेंशियल सेम होता था, बाहर निकलने पे कम होता था। तो ये शेल का ग्राफ है, बहुत पूछे जाते हैं ये ग्राफ, ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो काट दीजिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। सी आंसर है इसका। ये किसका ग्राफ है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 100 वोल्ट पर मीटर, 2 यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक वोल्ट पर मीटर, एक न्यूटन पर कूलम। तो अभी कौन सी यूनिट दी है? वोल्ट पर मीटर। ये डायपोल पे लगाई गई जो 45 के एंगल पर रखा है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी दिया हुआ है हमें। ये क्या दी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो एंगल दिया है। ये दी है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी पी। और मुझे निकालना क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। याद करो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल का फॉर्मूला पी डॉट डी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल का फॉर्मूला माइनस में पी डॉट डी। सारा का सारा याद होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में पी डॉट डी। ये इसी को लिखते हैं माइनस पी ई कॉस थीटा। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो पी डॉट ई का क्या होगा बेटा? पी ई कॉस थीटा। सारी वैल्यूज दी हुई हैं, बस आपको वैल्यू डालना है। माइनस में पी कितना है? 10 की पावर माइनस 29। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 1000। और एंगल कितना है? 45। तो कॉस 45 1/√2। तो ये आ गया माइनस में 1/√2 इंटू 10 की पावर माइनस 27 नहीं 26। ये 3 और ये 29 में से 3 गए 26। अब इसको सॉल्व करो बेटा। √2 की वैल्यू लगभग 1.414 होती है। हम 1.4 ले लेते हैं क्योंकि आंसर तो ऐसे दिए हैं। आंसर तो ऐसे दिए बेटा, इसी पेज पे कर रहा हूं। माइनस में 1/1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 26। तो माइनस में 10/14 इंटू 10 की पावर माइनस 26। तो माइनस में 100/14। एक जीरो और बढ़ा दिया तो एक जीरो यहाँ कम कर दिया। 14 7 सा होता है 98। तो ये क्या आंसर आ गया? माइनस में 7 आ गया इंटू 10 की पावर माइनस 27। माइनस में 7 इंटू 10 की पावर माइनस 27 यानी बी। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए। डायपोल के एनर्जी कितनी होती है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में? माइनस में पी डॉट डी, या इसी को क्या लिखते हैं? पीई कॉस थीटा। या इसी को क्या लिखते हैं? पीई कॉस थीटा। कोशिश मैंने की है कि एक भी फॉर्मूला ना रह जाए, हर फॉर्मूले पे एक ना एक क्वेश्चन आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 30I + 30J एग्जिस्ट कर रही है इन अ रीजन इन स्पेस। पोटेंशियल दिया हुआ है, ओरिजिन पे लेना है 0 और x = 2 और y = 2 पे मुझे निकालना है। बहुत ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान से। E बराबर क्या है? 30I + 30J। E क्या होता है? माइनस में dV/dr लिख दे रहा हूँ अभी क्योंकि मुझे x और y दोनों की बात करना है। बराबर 30I + 30J। अब माइनस dV, जब हम x एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ आएगा dx, है ना। और जब हम y एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ आएगा dy। ये dr को मैं ऊपर ले गया, लेकिन dr की शक्ल बदलेगी। जब x एक्सिस के अलोंग बात करेंगे तो इसे dx से लिखेंगे, और जब y एक्सिस के अलोंग बात करेंगे तो इसे dy से लिखेंगे। तो dv बराबर क्या हो गया? -30dx -30dy। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो पोटेंशियल आएगा, लेकिन x में x की लिमिट लगाना और y में y की लिमिट। पोटेंशियल कैसे आएगा? -30 बाहर, इंटीग्रेशन होगा dx का 0 to 2। इसी तरह यहाँ -30 बाहर, -30 बाहर, इंटीग्रेशन होगा dy का। चांस की बात है, ये भी 0 से 2 ही दिया है। अलग अलग भी दे सकते थे, ध्यान रखना बेटा। x = 2 y = 2, चांस की बात है कि ये इक्वल दिया है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये इक्वल दें।
बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल आपको दिया जाए। क्लियर है? अब सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए, सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए। तो v dx का x लिमिट रखना बाकी है, dy का y लिमिट रखना बाकी है। 2 माइनस 0, ये भी 2 माइनस 0, तो माइनस 60 है, माइनस 60 है, माइनस में 120 वोल्ट, यह जूल पर कूलम, जूल में नहीं आएगा, जूल पर कूलम। क्या आ जाएगा? माइनस में 120 जूल पर कूलम, यानी कि बी। माइनस 120 जूल पर कूलम, यानी कि बी। माइनस में 120 जूल पर कूलम, यानी कि बी। क्लियर है? नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दो स्टेटमेंट देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आएंगे। पहला है स्टेटमेंट 1, फॉर अ चार्ज पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट P to Q, for a charge particle moving from P to Q, the net work done by the electrostatic field is independent of the path। बिल्कुल सही है बेटा ये स्टेटमेंट। जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, पढ़ा होगा आपने, ये तो बिल्कुल सही है। अगला है बेटा, अगर क्लोज लूप हो, द नेट वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ क्लोज लूप इज 0, ये भी सही है। लेकिन क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? बस यहीं आके कंफ्यूजन होता है बेटा, यहीं आके कंफ्यूजन होता है। स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं, लेकिन क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं। इसका आंसर दिया गया है बेटा सी। ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दिया गया है सी। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट ट्रू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। एक आध इस तरह का क्वेश्चन भी कीजिए। अगला बेटा बड़ा कॉमन क्वेश्चन, पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, x इक्वल टू 4 पे कर चुके हैं हम। पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, x इक्वल टू 4 पे, तो v इक्वल टू क्या दिया है? 20 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। v इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा? 20 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो v को क्या लिख दो? 20 एक्स स्क्वायर माइनस 4 पूरे की पावर माइनस 1। इसको मैं न्यूमरेटर में ले गया, तो डिफ्रेंशिएट करो dv बाई डी एक्स, तो 20 तो बाहर आ जाएगा। इसका क्या होगा? पावर सामने, एक पावर कम, ये तो पावर का काम खत्म हुआ। इस पे पावर कितनी है बेटा? -1, तो पावर आ जाएगी सामने, और एक पावर कम, तो -1। जब पावर का काम खत्म हो जाए तो ब्रैकेट के अंदर भी झांको, ब्रैकेट के अंदर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4, उसको भी डिफ्रेंशिएट करो। एक्स स्क्वायर का 2x, 4 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 4 का 0, तो ये हो गया -40x दिख रहा हो तो अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। कितना दिख रहा है बेटा? ये -40x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब मुझे x की क्या वैल्यू दी है? 4 मिलीमीटर, मिलीमीटर में ही चलने दो। x की वैल्यू मुझे क्या दी है? 4, तो क्या आ जाएगा? -40 इंटू 4 अपॉन x की जगह 4 लिखो तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ये -40 इंटू 4, ये dv बाई डी एक्स है, ध्यान रखना, यानी ये हो गया -160, -160 अपॉन 16 माइनस 4, 12, 12 का स्क्वायर 144। कैंसिल कर दो, 16 से ही कैंसिल कर दो, 16 10 सा, 16 9 सा, -10/9 के आसपास आ रहा है, लेकिन ये अभी dv बाई डी एक्स है। हाँ, तो ऐसे ही आंसर दिए हैं, तो यूनिट में कंफ्यूज नहीं होना। अब आपको पता होगा मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड dv बाई डी एक्स के इक्वल नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है माइनस dv बाई डी एक्स के इक्वल। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है? माइनस dv बाई डी एक्स के। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है बेटा? बोलेंगे माइनस में dv बाई डी एक्स के। तो dv बाई डी एक्स नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस dv बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, यानी 10/9 माइनस dv बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, यानी 10/9। तो देखें बेटा 10/9 दो में है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आ रही है, तो 10/9 वोल्ट पर माइक्रोमीटर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यूनिट में आपको नहीं कंफ्यूज किया गया है, तो यूनिट के लिए आप भी कंफ्यूज नहीं हो। यही 10/9 आंसर हमें अलग अलग यूनिट्स में दिए होते तो हम फिर यूनिट का भी देखते। अभी हमने सिर्फ डिजिटल वैल्यू देखी। नेगेटिव पर भूल कर भी मत लगा देना। नेगेटिव तो क्या है? ये dv बाई डी एक्स है। नेगेटिव तो क्या है? ये dv बाई डी एक्स है। जबकि हमें क्या निकालना है? माइनस dv बाई डी एक्स। तो माइनस dv बाई डी एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। आंसर आ गया 10/9 पॉजिटिव, यानी ए। बहुत ध्यान से। नेक्स्ट, ये सब कहीं ना कहीं एग्जाम में बिल्कुल रिसेंट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है। एक चार्ज को रखो 10⁻³ माइक्रोकूलम को, कहाँ पर? ओरिजिन पे, यहाँ पर ओरिजिन पे मैंने चार्ज रख दिया कितना? 10⁻³ माइक्रोकूलम। ओरिजिन पे मैंने चार्ज रख दिया कितना? 10⁻³ माइक्रोकूलम। अब एक पॉइंट मुझे लेना है ए 20 पे, और एक पॉइंट मुझे लेना है बी √2 पे। √2 यानी लगभग 1.4 होता है, 1.4 यहाँ कहीं आएगा। एक पॉइंट मुझे लेना है ए 20 पे, चार्ज कहाँ रखा है? ओरिजिन पे। और एक बार मुझे पॉइंट कहाँ लेना है? √2 पे। तो ये जो चार्ज रखा है इसका ए से डिस्टेंस निकालो और इसका बी से डिस्टेंस निकालो, फिर हम सोचते हैं क्या करना है। मुझे बताओ ओ ए कितना होगा? ओ ए तो दिख भी रहा है, बाकी डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। x में से x घटता है, ओरिजिन यानी क्या बेटा? 0 0। तो 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 यूनिट्स। दिख भी रहा होगा। 0 0 और 2 0 के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? 2 यूनिट का। 0 0 और 2 0 के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? 2 यूनिट का। इसी तरह वो भी बोलो, रूट के अंदर √2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस √2 - 0 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 2 + 2। ध्यान से देखो, ये भी 2 यूनिट्स आ जाएगा, ये भी 2 यूनिट्स आ जाएगा। तो चाहे मैं ए की बात करूं चाहे बी की बात करूं, पोटेंशियल कितना आएगा? KQ/R होता है ना बेटा। तो चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम। के क्यू की वैल्यू कितनी है? 10⁻³ और आर की वैल्यू कितनी है? 2। दोनों दो दो के डिस्टेंस पे आ गए। तो चाहे मैं ए की बात करूं चाहे बी की, दोनों पे पोटेंशियल इतना ही आएगा KQ/R। के की जगह 1/4πε0, क्यू की जगह 10⁻³ और आर की जगह 2। जब इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो भी आर की वैल्यू 2 लेना है, जब बी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो भी आर की वैल्यू 2 लेना है। कुल मिला के ये कि ए और बी पर पोटेंशियल सेम आएगा, तो हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 0 C। ए और बी पे पोटेंशियल सेम आएगा, लेकिन हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 0। ए और बी पे हमें क्या निकालना है बेटा? पोटेंशियल सेम आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा? 0। ठीक है। अगला क्या है बेटा? एक कंडक्टिंग शेल है, उसका रेडियस r है और चार्ज q है। उसके अंदर एक चार्ज रख दिया सेंटर ऑफ द शेल पे। एक शेल है, शेल पे कितना चार्ज है? q। तो शेल की रेडियस कितनी है? r शेल पे।
फिर क्या कह रहे हैं, उसके अंदर एक बड़ा क्यू चार्ज रख दिया, ये स्प्रेड नहीं है, इसके अंदर रखा है। तो मुझे क्या करना है, एट अ डिस्टेंस है ये, r/2 के डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है। तो r/2 के डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, ध्यान से देखो। एक तो होगा इस चार्ज के कारण, शेल के कारण। तो शेल के कारण किसी भी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है, शेल के कारण किसी भी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है, शेल के कारण किसी भी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है, जितना उसकी सरफेस पे हो। तो ये हो जाएगा के क्यू, ये शेल की बात चल रही है, बाय आर। इस पॉइंट पे शेल के कारण कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर। और ये बड़े वाले चार्ज के कारण, ये जो कैपिटल क्यू चार्ज हमने रखा है, इसके कारण इस पॉइंट पे कितना होगा, के क्यू बाय डिस्टेंस कितना है, r/2। के क्यू बाय डिस्टेंस कितना है, r/2। शेल के कारण कितना होगा, के इंटू स्मॉल क्यू बाय आर। और ये चार्ज क्यू के कारण कितना हो गया, के इंटू क्यू बाय r/2। तो ये हो जाएगा बेटा के क्यू बाय आर प्लस 2kq बाय आर, के क्यू बाय आर प्लस 2kq बाय आर। क्लियर है। तो कितना हो गया, ये किस फॉर्म में दिया है, के की वैल्यू डालो, चलो 1/4πε0 क्यू बाय आर, स्मॉल क्यू, सॉरी इसी फॉर्म में दिया है क्या, हाँ, स्मॉल क्यू बाय आर और प्लस 1/4πε0 2q बाय कैपिटल आर। इतना होगा इस पॉइंट पे पोटेंशियल। देखो कौन सा आंसर है, 1/4πε0 q बाय स्मॉल आर। ये है क्या, सी ऑप्शन। देखिए ऑप्शन सी आ रहा है। प्लस क्या आएगा, 1/4πε0, देख लीजिए 1/4πε0 q बाय कैपिटल आर प्लस 1/4πε0 2q बाय कैपिटल आर। यानी आंसर आ गया सी, आंसर आ गया सी। बहुत ध्यान से नेक्स्ट देखिए, दो पॉइंट है पी और क्यू, पोटेंशियल उनका कितना दिया है, 10 वोल्ट और -4 वोल्ट। तो वर्क डन निकालना है, 100 इलेक्ट्रॉन को मूव करना है पी से क्यू तक। क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वी क्यू माइनस वीपी बराबर वर्क अपॉन चार्ज। वी क्यू कितना है, -4, वीपी कितना है 10। वर्क हमें निकालना है। बस ध्यान रखना बेटा, ये पॉजिटिव नेगेटिव हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अब जो हम चार्ज लेंगे ना, एक इलेक्ट्रॉनों पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 100 इलेक्ट्रॉनों पे कितना चार्ज होगा, इंटू 100। लेकिन हम चार्ज को भी नेगेटिव में लेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। तो जब साइन का गड़बड़ हो तो फिर बहुत ध्यान से काम करना। कुछ आंसर देखो पॉजिटिव में दिए हैं, कुछ आंसर नेगेटिव में दिए हैं, तो हमें साइन का भी विशेष ध्यान रखना है। कुल मिला के यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल करना है और वहाँ क्या करना है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव लेना है। ध्यान से देखिए, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 14 इंटू 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कितना हो गया, 14 इंटू 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 2 0 से 2 0 काटो, ये डेस ऐसे ही कर लें। 14 6 84, कैरी 8, 14 1 14 और 8 22। तो 22.4 इंटू 10⁻⁻17, ये आ जाएगा 2.24 इंटू 10⁻⁻16 वर्क यानी जूल। तो 2.24 इंटू 10⁻⁻16 पॉजिटिव में, नेगेटिव भी दिया है बेटा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव के आंसर देखो तब आपको भी साइन बहुत ध्यान से लगाने हैं। इलेक्ट्रॉन की बात है तो चार्ज को भी नेगेटिव में लेना है।
इलेक्ट्रॉन की बात है तो चार्ज को भी नेगेटिव में लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बुलेट है, मास 2 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट करो, 2/1000 किलोग्राम। चार्ज कितना दिया है, 2 माइक्रोकूलम। ये सिंपल क्वेश्चंस आ गए हैं 1-2। 2 × 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रोकूलम को किस में कन्वर्ट कर लो, कूलम में। पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना है, V निकालना है मुझे। स्पीड कितनी दी है, यानी वेलोसिटी मान लो, ये पूरा लिख देता हूँ मैं जिससे कंफ्यूज ना हो। ये पोटेंशियल डिफरेंस को बड़े V से लिखो, और वेलोसिटी कितनी दी है, 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दी है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। वर्क या एनर्जी एक ही चीज़ होती है, हाफ mv² से। तो हाफ मास कितना है, 2/1000। वेलोसिटी का स्क्वायर कितना है, 100। 0 से 0, 2 0 से 2 0। वर्क आ गया 1/10। 1/10 क्या, जूल। कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा, हाफ mv²। हाफ मास की जगह क्या लिखा, 2/1000। वेलोसिटी के स्क्वायर की जगह क्या लिखा, 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/10। अब फॉर्मूला लगा दो पोटेंशियल का। पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क अभी हमने निकाला 1/10। और चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 × 10⁻⁻6। ये आ गया 1/2 × 10⁻⁻5। अब आंसर किस फॉर्म में दिया है बेटा, ये हो गया 10⁵/2। इसको लिख दो 10/2 × 10⁴। ये हो गया 5 × 10⁴ वोल्ट। अब देखो आंसर किस फॉर्म में दिया है, अच्छा किलो वोल्ट में दिया है। 5 × 10⁴ वोल्ट, इसे हम लिख सकते हैं 50 × 10⁻³ वोल्ट। इसे हम लिख सकते हैं 50 किलो वोल्ट। तो ये कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं पोटेंशियल के जो एग्जाम में पूछे गए। तो पोटेंशियल आ गया 50 किलो वोल्ट। मास और वेलोसिटी की मदद से वर्क निकाल लो और फिर फॉर्मूला लगाओ, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। मास और वेलोसिटी की मदद से वर्क निकाल लो, फिर फॉर्मूला लगाओ, वर्क इज पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। वर्क और एनर्जी निकाली है मैंने। मास और वेलोसिटी की मदद से क्या निकाल लो, वर्क निकाल लो, और फिर फॉर्मूला लगाओ, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है, बहुत ध्यान से। डायपोल मोमेंट यानी पी कितना दिया है, 16 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, डिस्टेंस कितना दिया है, आर से लिखते हैं 0.6 मीटर। पॉइंट कहाँ है, ना एक्सिस पे है ना इक्वेटर पे, बल्कि 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए है। ये रिसेंट ईयर्स में आया है ये नीट में क्वेश्चन। पॉइंट ना एक्सिस पर है ना इक्वेटर पर है, बल्कि 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए है। तो पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट लगाना है। क्या फॉर्मूला आपको लिखवाया है, 1/4πε0 P cos θ/r²। क्या फॉर्मूला लिखवाया है, 1/4πε0 P cos θ/r²। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹। P कितना दिया है, 16 × 10⁻⁹। एंगल कितना दिया है, cos 60। cos 60 की वैल्यू हाफ। और डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस दिया है 0.6। 0.6 × 0.6, पॉइंट हटाएं तो 100 ऊपर लगेगा। सॉल्व करो इसे, -9 से -9 कैंसिल, +9 कैंसिल, 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 3 ज़ा 2 ज़ा, ये 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 ज़ा। ये बच रहा है बेटा 2 × 100 यानी 200 वोल्ट। तो ये जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल याद होना चाहिए। जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला, 1/4πε0 P cos θ/r²। क्या होता है जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला, 1/4πε0
पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। क्या होता है जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला 1/4πε0 पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो मेटल के स्फीयर हैं, एक का रेडियस आर है, एक का रेडियस 2r है। एक का रेडियस मानिए r, एक का रेडियस मानिए 2r, मतलब सेकंड वाला स्फीयर बड़ा है। सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है सिग्मा, तो यहाँ सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन 4πr²। चार्ज अपॉन एरिया को कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और यहाँ सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन 4π2r का स्क्वायर। यहाँ चार्ज कितना आ गया दिख रहा हो तो 4πr² सिग्मा। यहाँ चार्ज Q2 कितना आ गया दिख रहा हो तो ये 4 हो जाएगा, 4 का 4 × 4 16, तो Q2 आ जाएगा 16πr² सिग्मा। पहली बॉडी पे कितना चार्ज है 4πr² सिग्मा, दूसरी बॉडी पे कितना चार्ज है 16πr² सिग्मा। अब इन्हें हमने जोड़ दिया तो नई सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें बताना है। अब इन्हें हमने जोड़ दिया तो हमें नई सरफेस चार्ज डेंसिटी बताना है। तो हमें पता है जो चार्ज बढ़ता है वो किस में बढ़ता है, उनके साइज के रेशो में बढ़ता है। तो सबसे पहले टोटल चार्ज निकाल लो, सबसे पहले टोटल चार्ज निकाल लो। टोटल चार्ज कैसे आएगा, Q1 + Q2। तो Q1 कितना है बेटा 4πr² सिग्मा, Q2 कितना है 16πr² सिग्मा, तो ये हो जाएगा 20πr² सिग्मा। तो ये टोटल चार्ज हो जाएगा 20πr² सिग्मा। आपको बताया है कि जो चार्ज है वो किस रेशो में बढ़ता है, साइज के रेशो में। तो फाइनल चार्ज अगर इस पे x है तो इस पे 2x होगा, इसको डबल चार्ज में लेगा इसके रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि इसका साइज डबल है। तो फाइनल चार्ज एक पे मान लो x, एक पे मान लो 2x, तो टोटल कितना हो गया x + 2x, तो ये हो गया 3x = 20πr² सिग्मा। तो x इक्वल टू आ गया 20/3πr² सिग्मा। x इक्वल टू आ गया 20/3πr² सिग्मा। एक स्फीयर को कितना मिल रहा है चार्ज x, तो ये x की तो वैल्यू आ गई 20πr² सिग्मा। और दूसरे को कितना मिलेगा, दूसरे की बात अभी नहीं करते हैं, लिख लेते हैं इसका चार्ज, इसका डबल कर दो तो 40/3πr² सिग्मा। एक को अगर चार्ज मिल रहा है इतना, देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, चार्ज साइज के हिसाब से बढ़ा। एक की रेडियस अगर r है तो उस पर चार्ज माना है x, तो एक का रेडियस 2r है तो उस पर चार्ज भी डबल होगा 2x। तो 3x से अपन ने x की वैल्यू निकाली तो दूसरे वाले का चार्ज भी आ गया। अब मुझे नई सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है। पहले वाले की क्या हो जाएगी, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज कितना है इस पे 20/3πr² सिग्मा, और एरिया कितना है 4πr², पहले वाले का। ये पहले वाले की नई सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं। तो पाई से पाई, r² से r², 4 से ये, तो ये आ गई बेटा दिख रही हो तो 5/3 सिग्मा। पहले वाले की कितनी दिख रही है 5/3 सिग्मा। क्या इतने से हमारा काम चल सकता है, देखते हैं। 5/3 पहले वाले की, 5/6, 5/2, 5/2, 5/3, तो डी ऑप्शन आ गया। पहले वाले की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आ गई, नई 5/3 सिग्मा। कैसे आ गई देखो, ये है पहली बॉडी का चार्ज, ये है दूसरी बॉडी का चार्ज। टोटल चार्ज कैसे निकाला, दोनों को जोड़ के। फाइनल चार्ज क्या होगा, साइज के हिसाब से बटेगा, जिसे x में लेगा उसे 2x, तो 3x को ऐड कर दिया 20πr² सिग्मा से और x निकाल लिया। x यानी क्या, पहली बॉडी पे आया हुआ चार्ज। इसको एरिया से डिवाइड कर दिया तो नई सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल आई। इसको एरिया से डिवाइड कर दिया तो नई सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल आई। इसको एरिया से डिवाइड कर दिया तो नई सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल आई। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी है। 3 कंसेंट्रिक शेल्स हैं, ए, बी और सी। ए सबसे छोटा, बी उससे बड़ा, सी सबसे बड़ा। तीनों की सरफेस डेंसिटी कितनी दी है, सिग्मा माइनस सिग्मा सिग्मा।
ए के सरफेस पे पोटेंशियल कितना है वी ए, बी पे कितना है वी बी और सी पे कितना है वी सी और सी हमें कितना रखना है ए प्लस बी के इक्वल। तो कुछ डाटा एज्यूम कर लो, इससे सिंपल हो जाएगा। ए का रेडियस मान लो 2, बी का रेडियस मान लो 3 और सी का रेडियस मान लो 5। हो जाएगा 2 + 3 = 5। इससे थोड़ा इजी पड़ेगा, इससे थोड़ा इजी पड़ेगा। ए का रेडियस 2 मान लो, बी का रेडियस 3, तो सी हो गया 5। सी = हमें ए प्लस बी रखना है। और सिग्मा कितना दिया, एक का सिग्मा, दूसरे का माइनस सिग्मा, तीसरे का सिग्मा। ए का चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा, तो सिग्मा कितनी हो जाएगा, चार्ज अपॉन 4 पाई, रेडियस रख दो 2² माइनस सिग्मा = क्या हो जाएगा, ये बी की बात हो रही है, चार्ज अपॉन 4 पाई 3 का स्क्वायर। अब सी की बात करो, सी की भी सिग्मा दी है तो Q3/4 पाई 5² दिख रहा है। तो तीनों चार्ज निकाल लो। पहला चार्ज क्या आ गया, 4 पाई तो चाहो तो कॉमन है बेटा, हमें तो बस ये बताना है कौन बड़ा कौन छोटा। चलो लिख देता हूं, तो ये आ गया कितना, 4 ये 16 पाई सिग्मा Q1। Q2 बोलो, Q2 बोलो, ये 9 और ये 4, 9 4 जा 36, तो -36। एक काम करो बेटा, 4 पाई कॉमन है, 4 पाई की बात मत करो, है ना, वो तो सब में ही है, तो 4 पाई की बात मत करो। Q1 एक तरह का आ गया 4 सिग्मा, Q2 एक तरह का आ गया -9 सिग्मा और Q3 एक तरह से आ गया 25 सिग्मा। 4 पाई सब में कॉमन है तो कॉमन चीज हटा दो। Q1 एक तरह से 4 सिग्मा, Q2 एक तरह से -9 सिग्मा और Q3 एक तरह से 25 सिग्मा। अब हमें क्या करना है, ए बी और सी तीनों पे पोटेंशियल निकालना है। ए पे कितना पोटेंशियल होगा, एक खुद का, एक बी के कारण, एक सी के कारण। बी पे भी ऐसे ही होगा, एक खुद का, एक ए के कारण, एक बी के कारण, एक सी के कारण, और सी पे भी खुद का, एक ए के कारण, एक बी के कारण। तो ए पे पोटेंशियल कितना होगा देखना, ए भी छोड़ दो, ए पे चार्ज कितना है Q1 और रेडियस कितना है 2। तो ए पे पोटेंशियल होगा Q1/2 + Q2/3 और +Q3/5। ए का बेटा खुद के कारण, फिर बी के कारण, तो बी में कितना होगा, जितना सरफेस पे उतना ही ए पर, और सी पर भी ऐसे ही होगा, जितना सी की सरफेस पे उतना पॉइंट यहाँ पे ए पॉइंट पे। तो Q1 Q2 की वैल्यू डाल दो, 4 सिग्मा -9 सिग्मा 25 सिग्मा, तो ये हो गया 4 सिग्मा/2 -9 सिग्मा/3 + 25 सिग्मा/5। ये बात हो रही है एक की, तो ये 2 से कैंसिल, ये 3 से कैंसिल, ये 5 से कैंसिल, तो 2 सिग्मा -3 सिग्मा क्या हो गया, माइनस सिग्मा, और माइनस सिग्मा + 5 सिग्मा क्या हो गया, 4 सिग्मा। बी पे कितना पोटेंशियल होगा बेटा मुझे बताओ, बी पे कितना पोटेंशियल होगा, एक ए के कारण, तो Q1/3 है ना, जो बी है वो ए से बाहर है, डिस्टेंस 3 है, और +Q2/3 खुद के कारण और +Q3/5 तीसरे के कारण। कितना होगा, तीसरे का जितना सरफेस पे होगा उतना अंदर होगा। Q1 की वैल्यू डालो 4 सिग्मा/3, Q2 की वैल्यू -9 सिग्मा/3, Q3 की वैल्यू 25 सिग्मा/5। 5 से ये कैंसिल, 3 कैंसिल, कितना आ गया, ये 4 सिग्मा/3, ये आ गया -3 सिग्मा + 5 सिग्मा, तो +2 सिग्मा, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 4 10, 10/3 सिग्मा। ये बी पे पोटेंशियल आ गया 10/3 सिग्मा। सी पे कितना पोटेंशियल होगा, एक ए के कारण, तो ए वाला चार्ज 5 के डिस्टेंस पे, एक बी के कारण पॉइंट बाहर है तो ये भी 5 का डिस्टेंस है, और एक खुद के कारण
खुद के कारण यानी Q3/5। Q1 की जगह क्या लिख दो, 4 सिग्मा बाय 5 माइनस 9 सिग्मा बाय 5, और Q3 कितना है, 25 सिग्मा बाय 5। दिख रहा हो तो 4 माइनस 9 माइनस 5 प्लस 25 20, तो 20 सिग्मा बाय 5, तो ये भी आ गया 4 सिग्मा। बहुत ध्यान से बेटा, ये भी आ गया 4 सिग्मा। इसमें कुछ डाटा मान लो 2 3 5, तो इससे इजी होगा। कुल मिला के ए और सी का पोटेंशियल सेम आ रहा है और बी का अलग आ रहा है। कुल मिला के क्या बेटा, ए और सी का पोटेंशियल सेम आ रहा है और बी का अलग आ रहा है। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है ए और सी का पोटेंशियल सेम और बी का अलग, यानी डी? बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिए, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिए बेटा। क्या हुआ, सबसे पहले तो तीनों के चार्ज निकाले और फिर पोटेंशियल निकाला। ए पे एक खुद का होगा, बाकी दो बी और सी के कारण होंगे। इसी तरह बी का एक खुद का होगा, बाकी दो ए और सी के कारण होंगे। इसी तरह सी पे भी एक खुद का होगा, बाकी दो ए और बी के कारण होंगे। तो हमने क्या देखा कि ए और सी का पोटेंशियल सेम आया, बी का अलग आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में भी आ चुका है। इस तरह के क्वेश्चंस आगे भी आने के चांस है। आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। v बराबर दिया है 6xy माइनस y प्लस 2yz। v बराबर क्या दिया है, देखो 6xy माइनस y प्लस 2yz। तो हमें 110 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन पार्शियली। इस सिंबल का मतलब होता है बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है नीट में। हम इस इक्वेशन का क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल को ऐसे लिखते हैं बेटा, ऐसा डी नहीं बनाते, ऐसा dv/dx। एक बार बेटा इसे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो। पार्शियल का मतलब होता है बेटा कि अगर x के टर्म में कर रहे हो तो बस x का ही होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। जैसे ये 6xy है, तो 6y बाहर x का 1, और ये y है तो इसमें तो x है ही नहीं, तो 0। बाकी जनरल अगर करते तो हम y का करते हैं dy/dx। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन में बस जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी का होता है, बाकी सब 0। प्लस 2yz, तो इसमें भी देखो x नहीं है तो 0। तो ये आ गया 6y, ये आ गया 6y, ये आ गया 6y। इसी तरह से बेटा y के टर्म में करो पार्शियल डिफरेंशिएशन। y के टर्म्स में कीजिए पार्शियल डिफरेंशियल, del v/del y। तो 6x बाहर आएगा, y का 1, यहां भी y का 1, और 2yz का क्या, 2z बाहर y का 1, है ना, 2z बाहर y का 1, 6x बाहर y का 1, फिर y का 1, फिर 2z बाहर y का 1। इसी तरह बेटा आप z के टर्म में पार्शियल डिफरेंशियल करो, del v/del z करिए। y के z के टर्म में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, z के टर्म में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए। 6xy का 0, फिर y का 0, z के टर्म में करना है, 2y बाहर z का 1, 6xy 0, y का भी 0, 2y बाहर z का 1। अब क्या करो, ध्यान से सुनो, ये पॉइंट रख दो 1 1 0, x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह 0। तो यहाँ तो 6y ही है, तो 6 इंटू वाई की जगह 1, यानी ये आ गया 6। यहाँ x की जगह 1 और z की जगह 0 लिखना है, x की जगह 1 और z की जगह 0 लिखना है। z की जगह 0 लिख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 6 माइनस 1 यानी ये 5 आ जाएगा, 6 माइनस 1 यानी ये 5 आ जाएगा। और यहाँ क्या करना है, y की जगह 1 रखना है, तो ये 2 आ जाएगा। अब हमें पता है E बराबर क्या होता है, माइनस में dv/dr। तो ये जो भी आए हैं बेटा, इनके साइन चेंज करके यहाँ लिख दो।
जैसे पहला 6 आया है तो -6, x की बात हो रही है तो i। दूसरा 5 आया है, साइन चेंज करो तो -5, y की बात हो रही है तो j। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा 2 आया है, z की बात हो रही है, साइन चेंज करो पहले तो -2, और z की बात हो रही है तो k। तो ये आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो 6i + 5j + 2k। माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो 6i + 5j + 2k यानी d। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करना आप बहुत ध्यान से सीखिए। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करना आप बहुत ध्यान से सीखिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना आप बहुत ध्यान से सीखिए बेटा। क्लियर है? नोट कीजिए। ये आपके कंप्लीट हुए बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस MPQ। 100% मैं श्योर हूँ कि जो कुछ आएगा इसी से मिलता जुलता आएगा 2022 के पेपर में। क्लियर है? तो ठीक है बच्चों, इतना रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। गुड बाय।